जय हिंद। ग्राउंड वाटर की वजह से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स और कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, उस सब के बारे में हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक और एजेंट के बारे में और पढ़ेंगे ग्लेशियर्स के बारे में। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम देखेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि ग्लेशियर्स का मतलब क्या होता है और ग्लेशियर्स से रिलेटेड बातचीत क्या कहती है। देखो, सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ग्लेशियर्स होते क्या हैं? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये जो आइस होती है, जब ये आइस शीट के फॉर्म में मूव करती है तो इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है ग्लेशियर्स। बेहद सिंपल, मासेस ऑफ आइस मूविंग एज शीट इज नोन एज ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये प्राइमरीली दो जगह पे देखने को मिलते हैं। ग्लेशियर्स प्राइमरीली दो जगह पे देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एक तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये देखने को मिलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर। हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड्स मतलब माउंटेन पीक्स हैं, माउंटेन्स के जो टॉप्स हैं उनके ऊपर ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज के टॉप पे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये जो ग्लेशियर्स हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, और दूसरा ये जो ग्लेशियर्स हैं ये देखने को मिलते हैं हाई लेटीट्यूड वाले रीजन्स में। हाई लेटीट्यूड वाले रीजन्स में, पोलर रीजन्स में ये जो ग्लेशियर्स हैं ये देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंटार्कटिका में ग्लेशियर देखने को मिलता है, अलास्का में ग्लेशियर देखने को मिलता है, सर्बिया में ग्लेशियर देखने को मिलता है, ग्रीनलैंड में ग्लेशियर देखने को मिलता है। पोलर रीजन्स में, हाई लेटीट्यूड वाले रीजन्स में ये जो ग्लेशियर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड वाले रीजन्स में जो ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर्स। क्या बुलाया जाता है? माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर्स बुलाया जाता है। और हाई लेटीट्यूड वाले रीजन्स में जो ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं उनको या तो बुलाया जाता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, या तो उनको क्या बुलाया जाता है? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बुलाया जाता है, या फिर उनको बुलाया जाता है पीडमोंट ग्लेशियर, या फिर इनको क्या बुलाया जाता है? पीडमोंट ग्लेशियर बुलाया जाता है। हाई लेटीट्यूड वाले रीजन्स में जो ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं उनको या तो बुलाया जाता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और या फिर बुलाया जाता है पीडमोंट ग्लेशियर। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और पीडमोंट ग्लेशियर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? बेहद सिंपल, ये जो पोलर रीजन्स हैं इन पोलर रीजन्स में आइस के मासेस देखने को मिलते हैं, आइस के शीट्स देखने को मिलती हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि ये अंटार्कटिका का प्लेन रीजन है। इस प्लेन रीजन के ऊपर ये बहुत लंबी चौड़ी आइस की शीट है। ये जो प्लेन रीजन के ऊपर ग्लेशियर देखने को मिल रहा है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बुलाया जाता है। पीडमोंट ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि ये कोई दो माउंटेन्स हैं, ये कोई दो या तीन माउंटेन पीक्स हैं। इन माउंटेन्स के फुटहिल्स पे जो ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको पीडमोंट ग्लेशियर बुलाया जाता है। पूरी तरीके से प्लेन एरिया में जो ग्लेशियर देखने को मिलता है उसको बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, और माउंटेन की फुटहिल्स में जो ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं उनको बोल देते हैं पीडमोंट ग्लेशियर। और माउंटेन और वैली ग्लेशियर का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, ये कोई माउंटेन है, इस माउंटेन के टॉप पे ये जो ग्लेशियर देखने को मिल रहा है इसको क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं माउंटेन या फिर वैली ग्लेशियर। एक सवाल ये भी आता है कि ग्लेशियर्स का मतलब है मासेस ऑफ आइस मूविंग एज शीट। आइस जो है वो शीट के फॉर्म में मूव कर रही है। ये जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट किस वजह से होता है? या फिर ये कहें कि ग्लेशियर्स में ये जो मूवमेंट हो रहा है इसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है? अब आप खुद ही सोच सकते हो, माउंटेन के स्लोप पे से एक जो आइस का मास है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये नीचे की तरफ आ रहा होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस मूवमेंट वो कौन सा होता है? वो होता है ग्रेविटी। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अच्छा, ये जो आइस शीट का मूवमेंट होता है, ये जो ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है, इसकी वजह से खूब सारी डैमेज होती है। और ये जो डैमेज होती है ये प्राइमरीली दो वजहों से होती है। कौन कौन सी दो वजह हैं? एक तो एब्रेशन, एक वजह क्या है? एब्रेशन। और दूसरी वजह है प्लकिंग। दूसरी वजह क्या है? प्लकिंग। एब्रेशन का मतलब क्या होता है ये तो होपफुली आपको पता होगा। खुद ही सोच के देखो कि ये कोई माउंटेन का स्लोप है, इस माउंटेन के स्लोप पे से एक लंबा चौड़ा कोई आइस शीट का मास है वो नीचे की तरफ मूव करके आ रहा है। अब जब ये आइस शीट का मास नीचे की तरफ मूव करके आएगा तो इसके रास्ते में जो भी डिबरीज पड़ेंगी,
इसके रास्ते में जो भी चीजें पड़ेंगी उनके साथ में ये टकराएगा, उनके साथ में फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होने की वजह से जो रॉक की डिब्रीज हैं वो टूटेंगी या नहीं टूटेंगी? बट ऑब्वियस सी बात है टूटेंगी। इरोजन होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है होगा। ये जो फ्रिक्शन की वजह से रॉक की डिब्रीज टूट रही हैं, इरोजन हो रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं एब्रेशन। ये तो होपफुली आपको पता होगा। दूसरा, प्लकिंग की वजह से भी खूब सारी डैमेज होती है। प्लकिंग का मतलब क्या होता है? देखो, मान लेते हैं कि ये कोई माउंटेन स्लोप है, ये कोई माउंटेन स्लोप है, और इस माउंटेन स्लोप के ऊपर यहां पे खूब सारा आइस का मास है, खूब सारा आइस का मास है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि जैसा हमने ये माउंटेन का स्लोप ड्रॉ कर दिया है एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। इस माउंटेन के स्लोप में कहीं कहीं क्रैक्स भी होंगे। मान लेते हैं कि यहां पे एक छोटा सा क्रैक है, यहां पे एक छोटा सा क्रैक है, यहां पे एक छोटा सा क्रैक है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब ये आइस ऊपर जमेगी, स्लोप के ऊपर जमेगी, तो क्या इन क्रैक्स में नहीं जमेगी? बट ऑब्वियस सी बात है इन क्रैक्स में भी जमेगी। इन क्रैक्स में भी आइस जो है वो जम जाएगी। जब इन क्रैक्स में आइस जमेगी तो इन क्रैक्स में स्ट्रेस क्रिएट होगा या नहीं होगा? स्ट्रेस क्रिएट होगा। और जब स्ट्रेस क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली ये जो क्रैक्स हैं ये वाइडन होंगे या नहीं होंगे? बट ऑब्वियस सी बात है वाइडन होंगे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो क्रैक्स हैं ये टूट जाएंगे या नहीं टूट जाएंगे? बट ऑब्वियस सी बात है और ज्यादा टूट जाएंगे। और एक स्टेज ऐसी आती है कि ये जो क्रैक्स होते हैं ये पूरे तरीके से अलग हो जाते हैं, विच मीन्स कि ये यहां से पूरा पूरा यहां तक टूट के अलग हो जाएंगे। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये पूरा का पूरा हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा। मतलब अब नई सिचुएशन क्या होगी स्लोप की? अगर कुछ थोड़ा थोड़ा इमेजिन करें तो कुछ इस तरीके से ये जो क्रैक्स वाला हिस्सा है ये पूरे तरीके से टूट जाएगा और कुछ इस तरीके का स्लोप जो है वो क्रिएट होगा। और अब इस पूरे पूरे एरिया में आइस देखने को मिलेगी, इस पूरे पूरे एरिया में आइस का मास देखने को मिलेगा। ये जो क्रैक्स वाइडन अप हुए और अल्टीमेटली टूटे, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं प्लकिंग। क्या बोल देते हैं? प्लकिंग। तो ग्लेशियर की वजह से खूब सारा डैमेज होता है। ये जो आइस शीट्स का मूवमेंट है इसकी वजह से खूब सारा डैमेज होता है। और ये जो डैमेज होता है ये प्राइमरीली दो वजहों से होता है। एक तो एब्रेशन और दूसरा प्लकिंग। एब्रेशन और प्लकिंग क्या होता है होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एनसीईआरटी में दो लाइंस और दे रखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ये जो आइस शीट का मूवमेंट है इसकी वजह से जो अनवेदर्ड रॉक्स होते हैं, जो अनवेदर्ड रॉक्स होते हैं उनको भी नुकसान होता है, उनको भी डैमेज होता है। प्लकिंग में क्या हो रहा था? जो अनवेदर्ड रॉक्स हैं वो भी टूट गए। भाई ये जो रॉक्स थे जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, क्रैक्स के बीच में जो रॉक्स थे उनका कोई लेना देना नहीं था आइस के मूवमेंट से। लेकिन क्रैक्स के अंदर क्योंकि बार बार आइस जम रही थी तो ये क्रैक्स और ज्यादा वाइडन हुए और इन क्रैक्स के वाइडन होने की वजह से जो आसपास के अनवेदर्ड रॉक्स हैं वो भी अल्टीमेटली टूट गए। तो ये जो आइस शीट का मूवमेंट होता है इसकी वजह से अनवेदर्ड रॉक्स को भी खूब सारी डैमेज झेलनी पड़ती है, अनवेदर्ड रॉक्स को भी खूब सारा डैमेज होता है। और दूसरा, ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो आइस शीट का मूवमेंट है इसकी वजह से जो हाई माउंटेन्स होते हैं, जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं लो हिल्स में, वो रिड्यूस हो जाते हैं कभी कभी प्लेन्स में। और इसको भी समझने की जरूरत है। देखो, अभी तो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया और इस छोटे से एग्जांपल में हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा रॉक का इतना जो हिस्सा है वो टूट गया है, वो अलग हो गया है, वो इरोड हो गया है इस ग्लेशियर की वजह से। लेकिन ये प्रोसेस एक दिन या दो दिन नहीं चलती है, सालों साल चलती रहती है। और सालों साल अगर इस रॉक का ये हिस्सा टूटता ही जाएगा और टूटता जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो हाई माउंटेन है ये लो हिल में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? ये अल्टीमेटली कभी प्लेन्स में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? बट ऑब्वियस सी बात है हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। बिकॉज आमतौर पर हम क्या सोचेंगे कि ग्लेशियर, हाँ ठीक है इरोजन होता है इसकी वजह से, लेकिन इतना थोड़ी होगा कि हाई माउंटेन को लो हिल में कन्वर्ट कर दे या प्लेन्स में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ऐसा होता है और इन्हीं चीजों पर यूपीएससी फोकस करती है। तो ध्यान रखना कि ग्लेशियर की वजह से कभी कभी जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो लो हिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस ग्लेशियर की वजह से, इस आइस शीट के मूवमेंट की वजह से
जो अनवेदर्ड रॉक्स होते हैं उनको भी खूब सारा डैमेज होता है, उनको भी खूब सारा नुकसान होता है। और ये बेसिक बातचीत टेक्स्ट में लिखी हुई है, टेक्स्ट को फटाफट से देख लेते हैं। देखो, masses of ice moving as sheets over the land is known as glacier। ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये प्राइमरीली दो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या फिर पीडमोंट ग्लेशियर। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हमने देख लिया, लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो ये जो आइस शीट का मास है जब ये प्लेन्स के ऊपर स्प्रेड हो जाता है तो उस ग्लेशियर को क्या बुलाते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या फिर पीडमोंट ग्लेशियर। और दूसरे होते हैं माउंटेन या फिर वैली ग्लेशियर्स। माउंटेन के स्लोप्स के ऊपर जो ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर्स बोल देते हैं। ये जो ग्लेशियर्स हैं ये नीचे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी की तरह बह के आ रहे हैं, बहुत धीमे धीमे, मतलब पूरे दिन भर में कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर्स का ही मूवमेंट देखने को मिलता है। बहुत तेज मूव नहीं करते हैं, बहुत आराम आराम से मूव करते हैं। और ये जो ग्लेशियर्स का मूवमेंट होता है ये होता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं ये ग्लेशियर्स मूव करते हैं। अच्छा, ग्लेशियर्स की वजह से खूब सारा इरोजन होता है, खूब सारा इरोजन देखने को मिलता है। ये जो इरोजन होता है ये क्यों होता है, बिकॉज जब ये ग्लेशियर मूव कर रहा है, जब ये आइस शीट का मास मूव कर रहा है तो खूब सारा फ्रिक्शन होगा और इस फ्रिक्शन की वजह से खूब सारा इरोजन देखने को मिलेगा। ये जो फ्रिक्शन हो रहा है इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम एब्रेशन बोल देते हैं। दूसरा, द मटीरियल इज प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाय द ग्लेशियर्स। जो मटीरियल होता है वो प्लग किया जाता है फ्रॉम द लैंड बाय द ग्लेशियर्स, एंड जो मटीरियल प्लग किया गया इट गेट्स ड्रैग्ड along the floors or sides of the valleys and cause great damage through abrasion and plucking। तो ग्लेशियर्स की वजह से खूब सारा डैमेज होता है, और ये जो डैमेज है ये प्राइमरीली दो रीजंस की वजह से होता है। एक तो एब्रेशन और दूसरा प्लकिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो लाइंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। लाइंस क्या कहती हैं, ग्लेशियर्स कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज टू इवन अनवेदर्ड रॉक्स। अनवेदर्ड रॉक्स को भी ग्लेशियर्स की वजह से खूब सारा डैमेज होता है। एंड ग्लेशियर्स कैन रिड्यूस हाई माउंटेन्स इनटू लो हिल्स एंड प्लेन्स। ग्लेशियर्स जो हैं वो हाई माउंटेन्स को लो हिल्स में और प्लेन्स में रिड्यूस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अभी अभी हमने देख लिया है। ये सारी बेसिक बातचीत है जो कि अभी हमने पढ़ी, अभी हमने समझी। अच्छा, ये जो छोटा सा डब्बा दे रखा है इसमें बात की गई है कि हमारे कंट्री में भी माउंटेन स्लोप्स के ऊपर खूब सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई रीचेज हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर खूब सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट रिवर भागीरथी इज बेसिकली फेड बाय मेल्ट वाटर्स फ्रॉम अंडर द स्नाउट या फिर गौमुख ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। जो भागीरथी रिवर है उसके पास में पानी कहां से आता है, उसके पास में पानी आता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर में जो आइस मेल्ट होती है वही पानी फीड करता है भागीरथी रिवर को। इनफैक्ट अलकापुरी ग्लेशियर फीड्स वाटर टू अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर के पास में पानी कहां से आता है, अलकापुरी ग्लेशियर से आता है। और ये जो अलकनंदा और भागीरथी रिवर्स हैं ये गंगा को ज्वाइन करती हैं देवप्रयाग के पास में। ये जो अलकनंदा रिवर है और भागीरथी रिवर है जो कि गंगा के हेडवाटर्स हैं, ये गंगा को कहां पे आके ज्वाइन करते हैं, देवप्रयाग पे आके ज्वाइन करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स की वजह से कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। सबसे पहला इरोजनल लैंडफॉर्म है सर्क। सर्क या सर्क्यू, कुछ भी बोल लो, सर्क। सबसे पहला इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सा है, सर्क है। और सर्क जो है
वो मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म है इन द ग्लेशिएटेड माउंटेन्स। ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में सबसे कॉमन लैंडफॉर्म कौन सा है? सर्क है। और ये जो सर्क है, इट इज फाउंड एट द हेड्स ऑफ द ग्लेशियल वैलीज। ग्लेशियल वैलीज के हेड्स पे या ग्लेशियल वैलीज जहां से शुरू होती हैं वहां पे देखने को मिलते हैं सर्क्स। कहां पे देखने को मिलते हैं? हेड्स ऑफ द ग्लेशियल वैलीज पे देखने को मिलते हैं सर्क्स। देखो ये जो सर्क्स हैं, इनकी बेसिक कहानी क्या है? इनकी बेसिक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई माउंटेन स्लोप है। मान लेते हैं कि ये कोई माउंटेन स्लोप है। इस माउंटेन स्लोप के ऊपर खूब सारा आइस शीट का मास है। इस माउंटेन स्लोप के ऊपर खूब सारा आइस शीट का मास है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या? प्लकिंग की वजह से, प्लकिंग की वजह से अभी हमने देखा है, यहां पे ऊपर हमने देखा है कि प्लकिंग की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो माउंटेन है इसका कुछ हिस्सा इरोड हो जाएगा। और ये जो कुछ हिस्सा इरोड होगा, ये कुछ इस तरीके से इरोड होगा, कुछ इस तरीके से टूट के जाएगा, कुछ इस तरीके से टूट के जाएगा। मतलब अब जो नया स्लोप बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ ऐसा सा स्लोप बनेगा, कुछ ऐसा सा स्लोप बनेगा। ये जो बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो लैंडफॉर्म बना, ये जो फीचर बना, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बुलाया जाता है सर्क। क्या बुलाया जाता है? सर्क बुलाया जाता है। सर्क बेसिकली डीप और वाइड, डीप और वाइड ट्रफ होता है, या फिर ये कहें कि सर्क बेसिकली डीप और वाइड बेसिन होता है। एक गड्ढा सा फॉर्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो गड्ढा है इसकी कोई स्टीप वॉल्स नहीं है, इसकी कोई बहुत ही ज्यादा सीधी वॉल्स नहीं है। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, इसकी वॉल्स कर्व्ड होती हैं, लेकिन हाँ ये डीप होता है, वाइड होता है। तो ग्लेशिएटेड रीजन्स में जो डीप और वाइड बेसिन्स देखने को मिलते हैं, जो डीप और वाइड ट्रफ्स देखने को मिलते हैं, उन ट्रफ्स को ही क्या बुलाया जाता है? उन ट्रफ्स को ही सर्क बुलाया जाता है। सर्क क्या होते हैं? डीप, लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ्स और बेसिन्स with very steep concave to vertically dropping high walls at its heads as well as its sides। मतलब इसकी जो साइड्स होती हैं वो एकदम सीधी नहीं होती हैं, कॉनकेव शेप में होंगी या वर्टिकली ड्रॉपिंग शेप में होंगी। लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सर्क क्या होता है? डीप, लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन formed because of the glaciers is known as सर्क, is known as सर्क। देखो इस इमेज में देखो, ये जो कुछ गड्ढा सा फॉर्म हो गया है, ये जो कुछ गड्ढा सा फॉर्म हो गया है, इस गड्ढे से को ही क्या बोलते हैं? इस गड्ढे से कोई सर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्क बोलते हैं। अच्छा, जब ये सर्क फॉर्म हुआ था तब तो यहां पे आइस थी, तब तो यहां पे आइस शीट का मास था। लेकिन ये जो आइस शीट का मास है ये हमेशा तो रहेगा नहीं, कभी ऐसा भी होगा कि ये जो आइस है ये पिघल जाएगी। और जब ये आइस पिघल जाएगी तो ये जो गड्ढा है, ये जो सर्क है, ये पानी से भर जाता है। और ऊपर से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई लेक है, यहाँ पे कोई लेक है। ये जो लेक जैसी बॉडी दिखाई देती है इसको सर्क लेक बुलाया जाता है, या फिर इसको टार्न लेक बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? टार्न लेक बुलाया जाता है। सर्क लेक या फिर टार्न लेक बुलाया जाता है। और वही लिखा हुआ है कि अ लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद इन दी सर्क्स आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर्स। जब ग्लेशियर डिसअपियर हो जाता है, जब बर्फ जो है वो एक तरीके से पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये एक बॉडी क्रिएट हो जाती है। ये जो बॉडी है इसमें पानी भरा होता है, और अगर ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई लेक है। इस लेक को क्या बुलाया जाता है? इस लेक को सर्क या फिर टार्न लेक बुलाया जाता है। सर्क लेक या फिर टार्न लेक बुलाया जाता है। बहुत सिंपल, 3 लाइनें याद रखनी है सर्क में। एक तो ग्लेशिएटेड माउंटेन्स में सबसे कॉमन फॉर्म होने वाला लैंडफॉर्म है सर्क। सर्क होता क्या है? डीप, लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन इज नोन एज सर्क। ये जो माउंटेन स्लोप के ऊपर ग्लेशियर की वजह से एक बेसिन सा, एक गड्ढा सा फॉर्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो गड्ढा होता है ये डीप भी होता है, लॉन्ग भी होता है और वाइड भी होता है। छोटा मोटा गड्ढा नहीं होता है, गहरा भी होगा, लंबा भी होगा और चौड़ा भी होगा। ये जो ट्रफ होता है, ये जो बेसिन होता है, इसी को क्या बुलाते हैं? सर्क बुलाते हैं। और जब ग्लेशियर डिसअपियर हो जाता है तो इसी सर्क में पानी बढ़ जाता है। ऊपर से अगर देखोगे तो लेक जैसा दिखाई देगा,
और इसको क्या बोलते थे? इसको सर्क लेक या टार्न लेक बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे होगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अच्छा, फिर दूसरा इरोजनल लैंडफॉर्म है हॉर्न। और हॉर्न फॉर्म होता है थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल्स। ये जो सर्क की वॉल्स होती हैं, जब इनका हेडवर्ड इरोजन होता है, जब इनका जो टॉप मोस्ट हिस्सा है वो जब इरोड होता है, तो फॉर्म होते हैं हॉर्न्स। क्या फॉर्म होते हैं? हॉर्न्स फॉर्म होते हैं। देखो, अगर समझने के लिए बोलें तो मान लेते हैं इधर एक सर्क है, इधर एक सर्क है और पीछे वाली साइड में एक सर्क है, और ये जो तीनों सर्क्स हैं इनमें खूब सारा हेडवर्ड इरोजन हो रहा है, धीरे धीरे इरोजन होते जा रहा है। अब देखो, तीन साइड में सर्क्स हैं, इधर इधर और इधर, तीन साइड्स में सर्क्स हैं और इनमें इरोजन होता जा रहा है। इरोजन होता जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पे एक बहुत ही पीक, एक बहुत ही हाई, एक बहुत ही पॉइंटेड शेप देखने को मिलेगी। ये जो हाई शार्प पॉइंटेड स्टीप साइडेड पीक देखने को मिलती है, इसी पीक को क्या बुलाते हैं? हॉर्न बुलाते हैं। समझने के लिए अगर बात करें तो जो हमारे हिमालयाज का पीक है, जो हमारे हिमालयाज का टॉप है, या किसी भी माउंटेन का जो पीक होता है, किसी भी माउंटेन का जो टॉप होता है, वही एक तरीके से हॉर्न होता है। बिकॉज माउंटेन के पीक पे ग्लेशियर देखने को मिलेगा ही, और उसके स्लोप पे ग्लेशियर फॉर्म होगा ही, और अगर ग्लेशियर फॉर्म होगा तो उसका ये जो स्लोप है, इस स्लोप पे सर्क फॉर्म होगा। ये जो सर्क है ये दोनों तीनों तरफ फॉर्म होगा। सर्क ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोड होता जाएगा, और ये जो पॉइंटेड पीक फॉर्म होगी, इसी पॉइंटेड पीक को हम क्या बुलाते हैं? इसी पॉइंटेड पीक को हम हॉर्न बुलाते हैं। तो एक सिंपल लाइन में अगर बोलें तो ये जो हाई शार्प पॉइंटेड और स्टीप साइडेड पीक होता है किसी भी माउंटेन का, उसी को क्या बुलाते हैं? उसी को बुलाते हैं हॉर्न। उसी को क्या बुलाते हैं? उसी को बुलाते हैं हॉर्न। फिर एक टर्म और है एरिटीज। एरिटीज को सेरेटेड या सॉ टूथ रिजेस भी बुलाया जाता है। एरिटीज को सेरेटेड या सॉ टूथेड रिजेस भी बुलाया जाता है। होता क्या है? मान लेते हैं कि ये एक सर्क है। ये क्या है? ये एक सर्क है, या इमेज में ही देखते हैं, इतना घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। देखो, ये तो सर्क हो गया, ये हो गया हमारा हॉर्न। ये क्या हो गया? हॉर्न। ये जो पीक है, ये जो टॉप है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हॉर्न बोलते हैं। सर्क क्या होता है वो हमने देख ही लिया। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं एरिटी के बारे में। एरिटी का मतलब क्या है? देखो, इमेजिन करो ये एक सर्क है और ये दूसरा सर्क है। अब ये जो सर्क है ये और ज्यादा वाइड होता जाए, और ये जो दूसरा सर्क है ये भी और ज्यादा वाइड हो जाता जाए। वाइड कैसे होंगे? जब और ज्यादा इरोजन होगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं आएगा कि यहां पे एक बहुत ही नैरो सी साइड वॉल बन जाएगी। अभी तो लंबा चौड़ा एरिया है इन दोनों के बीच में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये जो सर्क है ये और ज्यादा वाइड होता जाए, दूसरी तरफ से भी ये जो सर्क है ये भी और ज्यादा वाइड होता जाए, तो इन दोनों के बीच में एक पतली सी, एक नैरो सी साइड वॉल नहीं देखने को मिलेगी, बट ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगी। ये जो नैरो सी साइड वॉल देखने को मिलती है इन बिटवीन द टू सर्क्स, इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को एरिटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को एरिटी बुलाते हैं। तो एरिटी या फिर सेरिटेड या सॉ टूथेड रिजेस का मतलब क्या होता है? द डिवाइड्स बिटवीन सर्क साइड वॉल्स और हेड वॉल्स गेट नैरो बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव इरोजन। इरोजन की वजह से दो सर्क्स के बीच में जो डिवाइड होता है वो नैरो होता जाता है, वो पतला होता जाता है, और एक साइड वॉल के जैसे खड़ा हो जाता है। ये जो साइड वॉल के जैसे खड़ा हुआ नैरो सा डिवाइड है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को एरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को एरिटी बोलते हैं। देखो, थोड़ा सा इमेजिन यहां पे करना पड़ेगा आपको। सर्क समझना है, बहुत इजी है। प्लकिंग की वजह से माउंटेन के स्लोप पे जो इरोजन हुआ, और उस इरोजन की वजह से जो डीप, लॉन्ग और वाइड ट्रफ या फिर बेसिन फॉर्म हुआ, उसी को सर्क बुलाते हैं। जब इसी सर्क में पानी बढ़ जाता है तो ये एक लेक के बॉडी जैसा दिखाई देता है, और इसको हम सर्क लेक या फिर टार्न लेक बुलाते हैं। दूसरा हमने बात की हॉर्न के बारे में। जो माउंटेन का पीक होता है, जो माउंटेन का टॉप होता है, उसी को हम क्या बुलाते हैं? उसी को हम हॉर्न बुलाते हैं। फिर हमने बात की एरिटी के बारे में।
एरिटी का मतलब क्या है? दो सर्क्स के बीच में जो डिवाइड होता है, अगर ये डिवाइड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और कम होता जाए। कम कैसे होगा? दोनों साइड के जो सर्क्स हैं वो और ज्यादा वाइड हों, वो और ज्यादा चौड़े हों। और चौड़े कैसे होंगे? जब इरोजन होगा। इरोजन होता जाएगा, प्रोग्रेसिव इरोजन होगा, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों सर्क्स के बीच में एक बहुत ही नैरो सी साइड वॉल रह जाएगी। ये जो नैरो सी साइड वॉल रह जाएगी, इसी को हम क्या बुलाते हैं? इसी को हम एरिटी बुलाते हैं या सेरेटेड सॉ टूथेड रिज बुलाते हैं। जो एल्प्स की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न एल्प्स की जो सबसे ऊंची पीक है उसको क्या बुलाते हैं? मैटरहॉर्न बुलाते हैं। या फिर हमारे हिमालयस की जो हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं हॉर्न्स का। ये जो हमारा एवरेस्ट है और ये जो एल्प्स में मैटरहॉर्न है, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही हॉर्न्स हैं। ये दोनों ही हेडवर्ड इरोजन की वजह से फॉर्म होते हैं। ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं हॉर्न्स का। हॉर्न्स क्या होते हैं? सेरेटेड रिजेस क्या होते हैं? होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसके बाद तीसरा इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियल वैलीज या फिर ट्रफ्स। ग्लेशियल वैलीज क्या होती हैं? बहुत सिंपल, जो यू शेप्ड वैलीज होती हैं। ग्लेशियर्स की वजह से जो यू शेप्ड वैलीज फॉर्म होती हैं, जो ट्रफ लाइक यू शेप्ड वैलीज फॉर्म होती हैं, उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को ग्लेशियल वैलीज बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। देखो, ये दो माउंटेन पीक्स हैं, ये दो माउंटेन पीक्स हैं। इन दोनों माउंटेन पीक्स के बीच में ये जो ग्लेशियल वैली फॉर्म हुई, इस ग्लेशियल वैली को ही क्या बुलाया जाता है? इस ग्लेशियल वैली को ही ग्लेशिएटेड वैली बुलाया जाता है। और ये जो ग्लेशिएटेड वैली होती है, ये यू शेप की होती है। ध्यान देना, जब रनिंग वाटर स्लोप से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो जो वैली फॉर्म होती है वो वी शेप वैली होती है। बिकॉज रनिंग वाटर जो है वो डाउन कटिंग बहुत ज्यादा करता है, वो वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा करता है। लेकिन ग्लेशियर्स की वजह से डाउन कटिंग नहीं होती है। ग्लेशियर्स की वजह से अगर प्रोमिनेंटली देखें तो वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो जो वैली फॉर्म होगी इन ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से, वो कैसे शेप की होती है? वो यू शेप की होती है। कैसे शेप की होती है? यू शेप की वैली होती है। ये जो ग्लेशियल वैलीज होती हैं, इनका फ्लोर ब्रॉड होता है। ग्लेशियल वैलीज का जो फ्लोर है वो ब्रॉड होता है और इनकी जो साइड्स होती हैं वो रिलेटिवली स्मूथ होती हैं। इनकी जो साइड्स होती हैं वो रिलेटिवली स्मूथ होती हैं। अच्छा, ये जो ग्लेशियल वैलीज होती हैं, इन ग्लेशियल वैलीज में जो डिब्रीज देखने को मिलती हैं, उन डिब्रीज को क्या बुलाया जाता है? मोरेन्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मोरेन्स बुलाया जाता है। जो ग्लेशियल डिब्रीज होती हैं, उन ग्लेशियल डिब्रीज को ही क्या बुलाया जाता है? मोरेन्स बुलाया जाता है। इमेजिन कर लो कि कोई आइस शीट का मास है और वो नीचे की तरफ बह के आ रहा है। वो नीचे की तरफ सरक के आ रहा है, बह के भी नहीं आ रहा है, सरक के आ रहा है। इसकी वजह से एब्रेशन होगा, फ्रिक्शन होगा, खूब सारे छोटे छोटे रॉक डिब्रीज टूटेंगे। ये जो ग्लेशियल डिब्रीज हैं, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को मोरेन्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को मोरेन्स बुलाया जाता है। अच्छा, एक टर्म और है, हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो हो गई मेन वैली जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लेशियल वैली। ये मान लेते हैं ये हमारी पूरी ग्लेशियल वैली है। अब इस ग्लेशियल वैली को बहुत छोटी छोटी और जो वैलीज हैं वो ज्वाइन कर रही होंगी। बहुत छोटी छोटी जो वैलीज हैं वो ज्वाइन कर रही होंगी। जैसे ये है मेन वैली, ये है मेन वैली, ये तो है मेन वैली। इस मेन वैली को ये जो और छोटी छोटी वैलीज ज्वाइन कर रही हैं, इन छोटी छोटी वैलीज को क्या बुलाया जाता है? हैंगिंग वैली बुलाया जाता है। मेन वैली को जो और बहुत छोटी छोटी वैलीज ज्वाइन कर रही होती हैं, उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को हैंगिंग वैली बुलाया जाता है। दो तीन ही टर्म्स हैं। ग्लेशियल वैली या ट्रफ का मतलब क्या होता है? सिंपल, ग्लेशियर की वजह से जो वैली फॉर्म होती है उसको बोल देते हैं ग्लेशियल वैली। ये जो ग्लेशियल वैली होती है ये यू शेप की होती है। कैसे शेप की होती है? यू शेप की होती है। यू शेप की होती है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो फ्लोर होता है वो फ्लोर ब्रॉड होता है और इसकी जो साइड्स होती हैं वो साइड्स जो हैं वो स्मूथ होती हैं। इन ग्लेशियर्स में जो डिब्रीज देखने को मिलती हैं, उन डिब्रीज को ही क्या बुलाया जाता है? मोरेन्स बुलाया जाता है। फिर एक टर्म हमने देखा हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली का मतलब क्या है? मेन ग्लेशियल वैली को
कई सारी और छोटी छोटी वैलीज ज्वाइन करती हैं। उन वैलीज को क्या बुलाया जाता है? उन वैलीज को हैंगिंग वैली बुलाया जाता है। फिर एक टर्म है फिजॉर्ड्स या फिर फियोर्ड्स। फियोर्ड्स का मतलब क्या होता है? ये जो पोलर रीजन्स में ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये जो ग्लेशियर वैलीज होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा गहरी होती हैं और ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड कर जाती हैं, आगे तक बढ़ जाती हैं। इतना गहरी हो जाती हैं और इतना एक्सटेंड कर जाती हैं कि इनमें सी वाटर बढ़ जाता है। मतलब एकदम शोर लाइन तक ये जो ग्लेशियल वैलीज हैं ये पहुंच जाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पोलर रीजन्स में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज माउंटेन्स के टॉप पे तो जो ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं वो नीचे तक आ ही नहीं पाएंगे। ये कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा पोलर रीजन्स में, ये देखने को मिलेगा परमाफ्रॉस्ट रीजन्स में। जो परमाफ्रॉस्ट रीजन्स होते हैं जहां पे आइस परमानेंटली फ्रोजन रहती है, वहां पे कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये इतना ज्यादा डीप और इतना ज्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं कि सी वाटर इन ग्लेशियल वैलीज के अंदर आ जाता है। ये जो सी वाटर है ये इन ट्रफ्स के अंदर भर जाता है। ये जो ग्लेशियर्स हैं वो एकदम शोर लाइन तक पहुंच जाते हैं। जब सी वाटर इन ग्लेशियर्स के अंदर, इन ग्लेशियल ट्रफ्स के अंदर, इन ग्लेशियल बेसिन्स के अंदर भर जाता है, तो जो लैंडफॉर्म फॉर्म होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम फ्योर्ड या फिर फिजॉर्ड्स बोल देते हैं। समझो बात को, फ्योर्ड्स का मतलब क्या है? ये जो पोलर रीजन्स हैं, ऐसे रीजन्स जो कि परमाफ्रॉस्ट रीजन्स हैं, वहां पे क्या होता है, कभी कभी ये जो ग्लेशियल है ये इतना ज्यादा डीप और ये इतना ज्यादा एक्सटेंड कर जाता है कि इसके ट्रफ्स में, इसके बेसिन्स में, इसके डिप्रेशंस में, डिप्रेशंस टर्म मैं समझने के लिए यूज कर रहा हूं, तो इसके ट्रफ्स में, इसके बेसिन्स में सी वाटर भर जाता है। ये जो सी वाटर भरा इन ग्लेशियल ट्रफ्स में, और जो लैंडफॉर्म, जो फीचर फॉर्म हुआ, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम फ्योर्ड या फिर फिजॉर्ड्स बोल देते हैं। बेहद सिंपल। देखो, दो तीन ही टर्म्स हैं और इजी टर्म्स हैं, बस आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, बिकॉज रिवर्स हमने देखी हैं, हमने रनिंग वाटर देखा है। लेकिन जब बात आती है ग्लेशियर्स के बारे में तो आमतौर पे हमारा विजुअलाइजेशन उतना स्ट्रांग होता नहीं है। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, सर्क्यू आपको समझ में आएगा या सर्क आपको समझ में आएगा। हॉर्न्स और सेरेटेड रिजेस क्या होती हैं? बहुत सिंपल, जो माउंटेन के पीक्स होते हैं, टॉप्स होते हैं, उनको हॉर्न्स बोलते हैं। और ये एरिटीज या फिर सेरेटेड रिजेस क्या होती हैं? दो सर्क्स के बीच में जो डिवाइड है वो प्रोग्रेसिव इरोजन की वजह से नैरो होता जाए और एकदम साइड वॉल के जैसे एग्जिस्ट करे, सिर्फ साइड वॉल जैसी चीज रह जाए दो सर्क्स के बीच में, तो उसको क्या बोल देते हैं? उसको एरिटीज बोल देते हैं। फिर हमने बात की ग्लेशियल वैली के बारे में। ग्लेशियल वैली का मतलब क्या है? ग्लेशियर्स की वजह से जो वैलीज फॉर्म होती हैं उनको ग्लेशियल वैलीज बोल देते हैं। यू शेप की वैलीज होती हैं, इनका जो फ्लोर होता है वो ब्रॉड होता है और इनकी जो साइड्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं। जो ग्लेशियल डिब्रीज होती हैं उनको मोरेन्स बुलाया जाता है। ग्लेशियल डिब्रीज को क्या बुलाया जाता है? मोरेन्स बुलाया जाता है। हैंगिंग वैलीज का मतलब क्या है? मेन ग्लेशियल वैली को और बहुत सारी छोटी छोटी वैलीज ज्वाइन करती हैं। वो जो छोटी छोटी वैलीज हैं उन्हीं को क्या बुलाते हैं? उन्हीं को हैंगिंग वैली बुलाते हैं। फ्योर्ड्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी ये जो ग्लेशियल ट्रफ्स हैं ये इतने वाइड हो जाते हैं, ये इतना एक्सटेंड कर जाते हैं कि इनमें सी वाटर बढ़ जाता है, ये शोर लाइन तक पहुंच जाते हैं। तो जो फीचर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्योर्ड बोलते हैं। और इसके साथ आज की बातचीत हम अपनी खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। अगले सेशन में हम बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।